डॉक्टर एक प्रोफेशन है और साथ ही डॉक्टर का मतलब यहाँ पर जो है महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। चलिए सर, फिर एक बच्चे ने मज़ेदार तरीके से पूछ लिया कि सर जो नर्स है, ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया था उनको कि बेटा नर्स है, आप चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों को नर्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नर्स ही बोलेंगे। कैसे? कि सर अब नर्स तो हमें जो अजीब सा वर्ड लगता है यार, ये तो लड़की के लिए है, जेंडर इस तरफ ही लगता है कि यार ये नर्स वर्ड है जो लड़की के लिए होता है। एक दिमाग में सीधी सी इमेज आती है नर्स की। लेकिन बेटा नर्स का मतलब यह है कि किसी साथी ने नर्सिंग का कोर्स कर रखा हो, और वो साथी महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, और साथ ही वो अगर पुरुष है तो भी नर्स है और महिला है तो भी नर्स है। इसमें जेंडर वाला मैटर नहीं है, बस वो प्रोफेशन है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का ऑनलाइन सारथी 2.0 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं रामदयाल गुजर आप सभी के साथ एक बार फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, वेन आरेख। साथ ही इस टॉपिक में हम जो चर्चाएं करते हैं वो साथ ही हमारा चित्रों से संबंधित प्रश्न है, या इसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ शब्द होंगे, उन शब्दों के मध्य हमें संबंध निकालना होगा और उस संबंध को हमें चित्र के माध्यम से दर्शाना होगा। यही हमारा बेटा वेन आरेख रहता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। बस इस टॉपिक को हल्का सा समझना है और उसके बाद बेटा 3 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री के आपको मिलने वाले हैं। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं जाता हो, और अपने विशेष तौर से बीएसटीसी में तो ऐसा देखा गया है कि 3-3, 4-4 प्रश्न इसी टॉपिक से कई बार पूछ लिए गए हैं। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं। तो एक बार सभी साथी जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भावी शिक्षक भाई और बहन सभी मित्र क्या करें, एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक जरूर करें बेटा, और जुड़ जाएं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सारथी 2.0 के। चलिए, और साथी मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे साथी, और कभी लगे कि यार पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, तो उस समय अपने माता पिता का चेहरा देख लेना, उनकी आंखों में जो आपके प्रति भाव है उसको देख लेना। बिल्कुल उसके बाद आपका मन ना भटकेगा और आपका लक्ष्य अटल हो जाएगा। चलिए बेटा, हम पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं, और फोटो देख के ही मजा आ गया होगा कि लिखा है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले में बुलंद हो, अगर दिल में आग हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। साथ ही कई आपने बड़े लोग जिनको सक्सेसफुल स्टोरीज है उनके बारे में ये पढ़ा होगा कि वो किस लेवल पे थे, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। बेटा आपने सुना होगा कि कलाम साहब थे, उन्होंने अपने जीवन में एक बचपन का जो उनका समय था, उनकी इतनी कठिन स्थितियां थी कि उन्होंने जब शुरुआत की थी साथी, तब वो आपके उनका सबसे पहला जो कमाई का सोर्स बोल सकते हैं, वो उन्होंने शुरुआत की थी अखबार बेचने से, और साथ ही भारत के राष्ट्रपति तक बने। और इतने देखो बेटा, नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नेता बने जिनको इतना सम्मान मिलता है, इतना आदर मिलता है। तो नाम बनाना बेटा ये कभी भी बदल सकता है, बस वक्त के साथ वक्त को वक्त दो और उत्साह और उमंग के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, बिल्कुल एक दिन आपका नाम होगा। आपने स्टोरी सुनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की। हम सब जानते हैं कि धोनी साहब ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज वो किस मुकाम पर है। हमारे ऐसे कई मार्गदर्शक, ऐसे हमारे आदर्श होने चाहिए बेटा, जो बिल्कुल उन्होंने जीवन में 0 लेवल से शुरुआत करके उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जहां पर उससे आगे कुछ नहीं है, उस फील्ड में उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो वो साथी लेवल होता है, वो संघर्ष होता है, और संघर्ष की जीत होती है, यह हम देख सकते हैं। तो क्यों ना हम भी मेहनत करें। हम भी एक बेटा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक 0 लेवल से शुरुआत करते हैं, और अगर हम
पहुंचे एक सम्मानजनक पद तक, एक सम्मानजनक स्थिति में हमारे परिवार वालों को भी देखा जाए हमारी वजह से, तो कितना मजेदार होगा, कितना शानदार होगा। तो आज के समय में गवर्नमेंट नौकरी फोड़ना बिल्कुल जरूरी हो गया है साथी। चलिए अब अपना जो लक्ष्य है कि सर हमारा BSTC का एग्जाम है, और एग्जाम कब से है? सर एग्जाम आपका 30 जून को है, और उस 30 जून से पहले हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मेरे जितने भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं उन भाइयों को एक बार कोर्स, कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जो ऑनलाइन सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेटा, ये बिल्कुल तत्पर है, समर्पित है। आप चिंता ना करें कि ये चीज़ छूट जाएगी या ये वो रह जाएगा, ये सब हमने जिम्मेदारी ली है, आपको एग्जाम से पहले वो सब चीज़ें मिलेगी। ठीक है, देखिए अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले इसको कुछ समझने के लिए एक फोटो दिखाया गया होगा। ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट यूज टू ओवरलैपिंग द सर्किल इज रिप्रेजेंटेड द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक थिंग्स। कि सर दो चीजों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए हम जिन चित्रों का प्रयोग करते हैं वो वेन आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वेन आरेख कहलाता है। अब साथ ही यहां पर समझना इसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो वेन आरेख है बेटा, वेन आरेख है, इसमें हमसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो साथ ही वेन आरेख में सबसे पहले होता है शब्दों से संबंध निकालकर हमें चित्र बनाना होगा, हमें आरेख बनाना होगा। ठीक है साथी, ये टाइप 1 है। ठीक है, शब्दों से संबंध निकालकर उनका क्या बनाना होगा, हमें चित्र बनाना होगा। ये देखिए थोड़ा सा ये कलर लाइट है, दिख नहीं रहा है, तो इसको लिख देते हैं वापस, वेन आरेख। ये लीजिए बेटा, ये लीजिएगा, आपके सामने आ चुका है। अब देखिएगा दूसरा टाइप साथी यहां पर कि सर कुछ इस प्रकार से है। आरेख से आपको शब्दों में संबंध निकालना, शब्दों में संबंध निकालना, यह आपका दूसरा टाइप है इसका। ठीक है साथी, और तीसरा टाइप है वो महत्वपूर्ण टाइप है साथी, वहां पर आपको आंकड़े दिए हुए होंगे। क्या दिए हुए होंगे? आंकड़े दिए हुए होंगे, कुछ डाटा दिया होगा, कुछ संख्या दी हुई होगी, उन संख्याओं को पहचानना है। आपको बहुत सारे चित्र दिए हुए होंगे और उन चित्र में से कोई ना कोई संबंध दिया होगा, और फिर एक कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछेगा, उस प्रश्न का जवाब देना आपका यहां पर रहेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, मजेदार है। नॉन वर्बल रीजनिंग सारी की सारी बेटा एकदम इजी होती है, शानदार होती है। बस थोड़ा सा प्रयास जो अच्छा करता है उसमें किसी के नंबर कटने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। ये लीजिए एक और फोटो आपके सामने आया है, देखो इसने लिखा प्रश्न के जैसे हमारे दिमाग में जो आइडिया चल रहे हैं, क्रिएटिविटी और हार्डवर्क, बेटा जब ये सब मिल जाए तो हम गुड डिज़ाइन करते हैं। मतलब देखिए कि हमारे दिमाग में खूब सारे आइडिया है, एक बात कर रहा हूँ, खूब सारे आइडिया है, हमने बहुत सारी मेहनत की, हम क्रिएटिव हुए तो एक अच्छी और शानदार डिज़ाइन बना पाएंगे। जैसे आपने गाना सुना होगा कि गजब का कारीगर तेरा पापा, वो वाला गाना ही बेटा क्या है, गजब का कारीगर तेरा पापा। वो वाले गाने के अकॉर्डिंग ही अपना ये वेन डायग्राम चलता है कि सर हम अच्छे कारीगर कब बन सकते हैं, या फिर हम अच्छे लेवल तक कब पहुंच सकते हैं, जब हम हार्ड वर्क करेंगे, हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज आएंगे, हम क्रिएटिव होंगे। ठीक है, तो हम उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अगला देखिएगा बेटा, ये लो कि टेलीविज़न और कंप्यूटर। अब आपका यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, चेयर, माउस, हैप्पी, बेरी, फिज, सैडनेस, वाटरफॉल। इसमें देखो कुछ ना कुछ रीजन दिया है, 5 लेटर वर्ड, डबल कॉन्सोनेंट, मतलब कोई कंसोनेंट रिपीट हो रहे हो, जैसे देखो LL रिपीट हो रहा है, SS रिपीट हो रहा है, ZZ रिपीट हो रहा है। इसमें साथ ही आपका 5 लेटर्स का वर्ड, आपका जो है 5 लेटर वाला वर्ड है,
तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी आधार को मान करके क्या करना होगा, उनको डिस्क्राइब करना होगा। ये लीजिए आपका सबसे बेहतरीन प्रश्न जो इसमें पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से होगा। लिखा है निम्न आरेख में बताइए कितने ग्रामीण लोग हैं जो शिक्षित है। बेटा यहाँ पर त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, शिक्षकों को दर्शा रहा है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, ग्रामीणों को दर्शा रहा है, और साथ ही दूसरा वाला वृत्त किसको दर्शा रहा है, नौकरी पैसा को दर्शा रहा है। अब इसने पूछा कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है, कितने ग्रामीण लोग क्या है, शिक्षित है। बेटा ग्रामीण भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। तो सर देखते हैं, देखो ये देखो ग्रामीण मतलब आपका इस वाले वृत्त के अंदर होना चाहिए और शिक्षित मतलब त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। ये देखो ये वाला डाटा है ना 22 और 6 टोटल कितना हो रहा है बेटा 28 हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने प्यारे प्यारे प्रश्न आने वाले हैं और उनको हम बड़ी ही आसानी से बड़े ही शानदार कंसेप्ट्स के साथ बिल्कुल लॉजिक के साथ जीरो लेवल से हम इनको बनाने वाले हैं। ये लीजिए एक और प्रश्न आपके सामने आया है। लिखा है 50% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 40% व्यक्ति चाय पीते हैं। पचास प्रतिशत व्यक्ति जूस पीते हैं, 15% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और 20% कॉफी और जूस पीते हैं। अगले में बोला 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों पीते हैं। तो देखो चित्र के माध्यम से सारे डाटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक गोला बना दिया कॉफी का, एक जूस का, एक चाय का। बेटा देखना जो डाटा था वो सारा मैच होगा। 50% कॉफी, तो ये देखो ये 15 15 20 20 40 और 10 50 बिल्कुल हो रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला आपका जूस पीने वाले लोग कितने हैं, कि सर जूस पीने वाले भी 50% है। 15 20 5 5 इन सबको जोड़ो, 15 15 30 20 50, 50 और 5 कितने हो गए बेटा 50 और 5। और इधर देखो चाय पीने वाले लोग कितने 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो चाय पीते हैं। ठीक है, तो यहां से देख लो भाई 40%, 10 10 20 20 20 40। तो इसको डाटा को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, चित्रों में। अब देखो 5% है जो तीनों पीते हैं, ये देखो तीनों में आ रहा है, कॉमन में आ रहा है कि जो चाय भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं और साथ ही क्या करते हैं, कॉफी भी पीते हैं। आगे देखो उसने बोला 20% कॉफी व जूस पीते हैं। क्या करते हैं, 20% लोग हैं जो कॉफी भी पीते हैं और जूस भी पीते हैं। तो ये देखो 15 कॉफी 5 इधर इसमें आ गया, 5 15 20 हो रहे हैं। ऐसे के ऐसे ही आपका 20% लोग हैं जो आपके कॉफी और जूस पीते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला 5% तीनों पीते हैं। तो जब इतना सारा डाटा इसको हमने कन्वर्ट कर लिया आकृति में, अब आपसे पूछा जाए ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, तो सर केवल चाय बोला तो ये रहे 10, ये रहे 10। अगर मेरे को पूछ लेता केवल कॉफी तो मैं 20 लिख देता। साथ ही अगर मेरे को पूछ लेते केवल जूस तो मैं लिख देता आपका भाई 20%। अगर मेरे को पूछते केवल कॉफी और जूस तो पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते, तो मैं इस वाले डायग्राम को सिलेक्ट करता और आंसर 15 कर देते। ऐसे ही प्रश्न हम बनाने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में छपने वाले हैं साथी। ये लो अगला प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। बेटा जल्दी से बता दो कितना आंसर आएगा, बता दो। यहां पर देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी कौन सा है जो सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शाता है। तो सर देखो ये पानी, इस पानी में कुछ होती है हाइड्रोजन, जबकि नाइट्रोजन तो अपना आप में अलग गैस है। देखो ये अगर पानी लूं या आपका मैं हाइड्रोजन लूं और ये नाइट्रोजन लूं तो बना चित्र। ये है हमारा शब्दों से आरेख बनाना। ये क्या है, शब्दों से आरेख बनाना। और हम आसानी से सेलेक्ट कर पाए, सर ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया।
सबसे पहली बात इसमें जो बोला जाए उसको तो हमें सत्य मानना ही है, सत्य मानना ही है, अपनी तरफ से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है ऐसे प्रश्नों को बनाते टाइम। ठीक है कि सर बाकी वाला क्या है, ऑक्सीजन होगा, हमें क्या पता, हमें तो जितना बातें की है हमें सिर्फ उसी का जवाब देना है। ठीक है, जितना हमारे प्रश्न को संबंध करता है उनसे हमें लेना देना होता है। ये लो भाई, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथी, सभी लोग इसको बना दो। बोला है रूबल डॉलर रुपया के बीच संबंध बताओ। कौन सा जो आकर आरेख है जो सबसे सही रूप है बेटा, सबसे बेहतरीन रूप सेलेक्ट करना है। चलिए भाई, सबसे बेहतरीन तरीके से जो है कौन सा है वो आपको दर्शा रहा है कि सर रूबल, डॉलर और रुपया ये सारी की सारी क्या है, मुद्रा है। क्या है बेटा, मुद्रा है। अब सर मुद्रा है लेकिन तीनों अपना आप में अलग अलग मुद्रा है, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैंने ये रुपया बोला तो ये डॉलर बोला और ये रूबल बोला, तो तीनों अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग देशों की क्या है, मुद्राएं हैं। तो सर हम आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि तीनों अलग अलग मुद्राएं हैं, तीनों अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। रुपया भारत का है बेटा, डॉलर अमेरिका का है, बताओ रूबल किसका है। कि सर रूबल किसका है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये लीजिए, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट के बीच सही संबंध बताना है। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी इन तीनों के मध्य सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है संबंध बताने का। फिर हमारे पास शब्द आए हैं आरेख बनाना है। क्या आए हैं, शब्द आए हैं बेटा आरेख बनाना है। तो सर खेल, खेल है, तीनों के तीनों की कैटेगरी क्या है, खेल है। फुटबॉल, आपका हॉकी और क्रिकेट। अब कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि सर कुछ क्रिकेट बना दे फुटबॉल, कुछ फुटबॉल बना दे हॉकी। ऐसा नहीं होता बेटा, ये अपना आप में अलग है। ऐसा हो सकता कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेले, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खेले, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कुछ फुटबॉल क्रिकेट है कुछ क्रिकेट बॉल है, तो ऐसा नहीं है भाई। ये बिल्कुल अपना आप में तीनों अलग अलग गेम है। तो ये तीनों के तीनों गोले सेपरेट बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, सेपरेट बनेंगे, यहां पर और यहां पर। सर मैंने इसको फुटबॉल लिख दिया, ये हॉकी लिख दिया सर जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, और ये लो भाई इसमें तो हमारी जान बसती है क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, हमने नल्ले पाकिस्तान को एक बार फिर से धोया बेटा। क्या किया, नल्ले पाकिस्तान को एक बार फिर से अच्छे से धोया। साथ ही विश्वास जगाना हो तो भारत पाकिस्तान का मैच देख के जगाने में मजा आता है। सर 2022 में जो क्रिकेट मैच हुआ था भारत और इस नल्ले पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, ये बाबर सब वहीं थे। ठीक है, वहां पर जीत का प्रतिशत था पाकिस्तान और इंडिया का 92 और 8%। और वहां हमारे कौन थे, इन पाकिस्तानियों के पापा जी थे। कौन थे, इन पाकिस्तानियों के पापा जी थे कौन, विराट कोहली। कौन थे बेटा, विराट कोहली। और उन्होंने क्या किया आपको पता ही है कि सर ऐसे धोया उस हारिस राउफ को और उस नसीम शाह को कि बड़ा मजा आ गया सर, आनंद आ गया मैच देखते ही। क्या आ गया, आनंद आ गया, और हम वहां पर फिर से जीत गए। हम लगभग 15-16 बार आईपीएल ये जो टी मैच है वर्ल्ड कप वाले, उनमें हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं। तो अब पाकिस्तान वालों को ये मान लेना चाहिए कि भाई पीओके पे क्यों विवाद करे, सीधा ही दे दे भाई भारत का ही है वो तो। और ज्यादा विवाद करेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी पूरा हमारा ही है भाई। चलो अब देखो, उसके बाद अभी मैच हुआ था 2024 का। आप बोलते हो ना विश्वास, हम बाकी सबसे हार जाएंगे लेकिन पाकिस्तान से तो नहीं हारेंगे यार, बाकी किसी से हार जाएंगे हमें कोई ऐतराज नहीं है।
हमें ऐतराज है पाकिस्तान से नहीं हारने चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर धोया इनको 2024 में। वहां पर इनको मिल गए बुमराह साहब। कौन मिल गए बेटा, बुमराह। जहां पर आपका 95 पाकिस्तान के जीतने के चांस इंडिया के 5% तक आ गए थे, और वहां से बेटा बुमराह ने इनको धो दिया था। 49 बॉल में 49 रन चाहिए थे, 49 बॉल 49 रन, और वो 3.5 फीट का रिजवान खेल रहा था। कौन खेल रहा था, 3.5 फीट का रिजवान खेल रहा था। मात्र 2 विकेट गिरे थे। कितने विकेट बेटा, 2 विकेट। और वहां से हमारे बुमराह भाई ने और अन्य बॉलरों ने मिलकर मैच जीत लिया भाई, मैच जीत लिया। तो इसलिए कि हम हमेशा उन पे तो भारी है भाई, बाकी किसी से जीते या हारे वो हमें मंजूर है, लेकिन हम तुम्हें तो धोएंगे, ये फिक्स है। अरे तुम्हें यार यूएसए वाले धो रहे हैं, ठीक है, वो टाबर जो यूएसए वाले आए थे वही पाकिस्तानियों को धोकर चले गए। ठीक है, तो इसका आंसर तो अपना डी हो जाएगा। ये लो, ये लो बेटा, बढ़िया, मजेदार, शानदार। टीवी, फ्रिज, कूलर के बीच संबंध को कौन सा आरेख प्रदर्शित करता है? टीवी, फ्रिज, कूलर, बताओ बताओ बेटा। शानदार सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है कि सर टीवी इलेक्ट्रिक उपकरण है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, टीवी अपना आप में एक अलग है, साथ ही कूलर अपना आप में अलग है, और फ्रिज भी अपना आप में अलग है। सर कूलर ठंडा करता है, फ्रिज ठंडा करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। टीवी ये रहा, कूलर ये रहा, फ्रिज ये रहा, तीनों अपना आप में अलग अलग उपकरण। आंसर अपना ऑप्शन जो है फर्स्ट यहां पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ कोई ना कोई आधार होगा और वहां से हमें तुलना करनी होगी। ये लो, यमुना, गंगा, झेलम। लो भाई, यमुना, गंगा, झेलम। प्रश्न आया बेटा, यमुना, गंगा, झेलम, बता दो बेटा कौन सा होगा, यमुना, गंगा, झेलम। बताते रहना साथी, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यमुना, गंगा, झेलम। कौन है भाई यमुना, गंगा और झेलम? तो सर ये हमारी क्या है, नदियां हैं। मैंने बोला कोई ना कोई तो आधार लेना पड़ेगा। ये साथी हमारी नदियां हैं। कौन कौन, यमुना, जिसके किनारे आपका बना हुआ है ताजमहल। कौन सा महल, ताजमहल। ये लो, ये गंगा, ये गंगा, और साथ ही ये झेलम, ये झेलम। कौन सी नदी, ये झेलम। तीनों अपना आप में अलग अलग नदियां हैं बेटा, तीनों अपना आप में अलग अलग नदियां हैं। सर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं, कितने प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं। ये लीजिए, प्रश्न आया है रंग, वस्त्र और दुकानदार। रंग, वस्त्र और दुकानदार, बताइए बेटा क्या आंसर होगा यहां पर। रंग, वस्त्र और दुकानदार। बेटा रंग, वस्त्र और दुकानदार, पहली बात तो दुकानदार एक संजीव वस्तु है, रंग और वस्त्र निर्जीव वस्तु है बेटा। रंग और वस्त्र निर्जीव वस्तु है, तो साथ ही यहां पर रंग का गोला बनाएंगे सर हम। ठीक है, यहां पर वस्त्रों का गोला बनाएंगे, और ये दुकानदार। अब ऐसा नहीं कि सर दुकानदार कपड़े बेचता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हमें लॉजिक वो ढूंढना है जो बेटा सब पे लगे। क्या लगे, सब के सब जो है वहां पर आपका लगे, सबको सत्य, सभी दृष्टि से सत्य बने। तो आंसर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 यहां पर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार मजा आएगा भाई। जीव, मनुष्य और ग्रह, जीव, मनुष्य और ग्रह, बिल्कुल भाई शानदार सा प्रश्न है, जीव, मनुष्य और ग्रह। चलिए देखते हैं बेटा, जीव, मनुष्य और ग्रह। तो सर जीव, जीव बोले तो बेटा एनिमल बोल सकते हैं आप। ये मैंने बना दिया जीव का घोड़ा। अब क्या मनुष्य जीव है क्या, कि सर बिल्कुल। मनुष्य किसके अंदर आएगा, जीव के अंदर ही तो आएगा। क्या
वही मनुष्य जीव के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और ग्रह, ग्रह तो सर अलग चीज है, ग्रह तो अलग है। तो ऐसा कौन सा चित्र हमारा दिखा दे रहा? बिल्कुल बेटा, ऐसा हमारा चित्र नंबर 1 है जो इन शब्दों के मध्य सबसे सही संबंध दर्शा रहा है, इन शब्दों के मध्य सबसे बेहतरीन संबंध दर्शा रहा है, वो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब की बार डाटा दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं और वहां से हमें चुनना है। इसने बोला एफ पालतू जानवरों को दर्शा रहा है। बेटा पालतू जानवरों के लिए कौन है? पालतू जानवरों के लिए एफ है। आकृति में एफ किसको दर्शा रहा है? पालतू जानवरों। कुत्ता किसको दर्शा रहा है? सर कुत्ता जी को दर्शा रहा है। तथा क्रिकेटर किसको दर्शा रहा है? लो बेटा, क्रिकेटर किसको दर्शा रहा है? एच को दर्शा रहा है। तो तीनों संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा आरेख सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है। अब भाई बताओ, आप लोग बताओ साथी कि कुत्ता, क्रिकेटर, और क्रिकेटर जानवर तो नहीं हो सकता ना, तो क्रिकेटर तो अपना आप में अलग होगा सर, कि सर हम क्रिकेटर का घोड़ा तो बिल्कुल अलग बनाएंगे ही, क्रिकेटर का घोड़ा बिल्कुल अलग बनाएंगे। और क्रिकेटर को किससे दर्शाया जा रहा? एच से। तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर एच। अब साथी यहां पर बोला कि आपका पालतू जानवर, लो सर ये मैंने पालतू जानवर बना दिया। क्या बना दिया? पालतू जानवर या पेट एनिमल। इनको हम किससे दर्शा रहे बेटा? एफ से दर्शा रहे हैं। अब देखो, कुत्ते भाई पालतू होते कि नहीं होते? कि सर बिल्कुल होते हैं। कुत्ता किस में आएगा? पालतू जानवरों में ही तो आता है बेटा। यहां पर आ जाएगा कुत्ता, इसको हम जी से दर्शाएंगे और ये कुत्ता। तो अब ऐसा संबंध हमारा कौन सा डायग्राम दर्शा रहा है? कि सर डायग्राम नंबर जो फर्स्ट है, डायग्राम नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। डायग्राम नंबर फर्स्ट यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये लो, सेब ए से, फल बी से तथा करेला सी से दर्शाया जाए तो इनके मध्य सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा होगा? बेटा इस बार वही प्रश्न टाइप 2 आ गया कि सर शब्द दिए हैं आरेख बताना है, शब्द दिए हैं आरेख बताना। कई बार हमें आरेख देकर के शब्दों के मध्य संबंध पूछेगा और कई बार हमें आंकड़े देकर के प्रश्न में हमसे कुछ डाटा, एक निश्चित चीज पूछी जाएगी। चलिए, ये 3 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं बेटा। आप बीएसटीसी जैसे एग्जाम में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पीटी का एग्जाम हुआ, जिसको हम पीटेट बोलते हैं, उसका एग्जाम हुआ। 50 प्रश्न आए बेटा, उसमें से 3-4 मैथमेटिक्स के प्रश्न आ गए। हाँ, तो मैं साथ ही बता रहा हूं कि आप बीएसटीसी का है लेकिन वहां पर मैथ्स का नाम नहीं दे रखा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि 3 से 4 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स आ सकते हैं। और वो कौन कौन से टॉपिक है वो नोट कर लीजिए भाई। कि सबसे पहले आपका संख्या से कोई प्रश्न आ सकता है, ठीक है साथी। दूसरा आपका औसत से कोई प्रश्न आ सकता है, ठीक है साथी। तीसरा आपका अनुपात से प्रश्न आ सकता है। कहां से आ सकता है? अनुपात, समानुपात। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इनको पढ़ा जाए, इनको पूरा पढ़ने में कोई समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां प्रश्न ऐसा आएगा जो आपने 10वीं क्लास, 8वीं 9वीं क्लास तक इन चैप्टर्स को जैसे अध्ययन किया है वैसा का वैसा प्रश्न आएगा। कंपटीशन वाले तरीके से घुमा फिरा कर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। एक प्रश्न समय कार्य का भी देखा मैंने, कभी कभी ये भी आ सकता है समय कार्य, समय कार्य, ठीक है भाई। इसके बाद जो आपका है ब्याज, अंक गणित वाले टॉपिक है, ब्याज से प्रश्न आ सकता है और ब्याज में भी सरल ब्याज का आने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा संभावना है। तो साथ ही ये कुछ टॉपिक्स है जिनको आप एक बार मैथ्स का भी देख के जाएं, इनसे प्रश्न बन सकता है। और साथ ही ये एग्जाम उस लेवल का है कि उम्मीद की जाती है कि हर बच्चे को 10वीं 12वीं पास करके आया होगा, वो औसत तो कम से कम निकाल ही सकता होगा, संख्या के बारे में उसको जानकारी होगी, अनुपात समानुपात तो आता ही होगा, समय कार्य भी अच्छा टॉपिक है, 6-7 क्लास का टॉपिक है बेटा, और ब्याज 8th क्लास का हमारा टॉपिक है।
तो ये एग्जामिनर उम्मीद करता है कि रीजनिंग के साथ साथ ये टॉपिक आपको आते हैं, और साथ ही ये किताबों में कम जगह लिखा है या कई किताबों में ये दिए हुए भी नहीं है, लेकिन प्रश्न फिर भी छप सकता है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा भरोसे न रहे। अंक गणित के कुछ टॉपिक है वो आप थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करके जाएं। अब देखिएगा, इसने बोला सेब ए को फल बी को, तो सर सेब तो खुद क्या है, फल है। सेब तो खुद क्या है, फल है। तो यहां पर बी बना दो, और बी क्या है, फल है सर। उसके अंदर क्या बना दो, सेब बना दो। सेब एक प्रकार का फल ही तो है, तो ये लो ए सर। और करेला, करेला सी, बेटा करेला को सी से दर्शा रहा है, तो साथ ही करेला तो अपना आप में एक सब्जी है। क्या है, सब्जी है सर। तो अब सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो इसको दर्शा रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। ये देखो, फल बार का, बार वाला गोला फल का, फिर अंदर वाला सेब का, और करेला अपना आप में अलग हो जाएगा। करेला अपना आप में अलग हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है घोड़ा पशु कौवा, इनके बीच में सबसे बढ़िया तरीके से संबंध कौन सा आरेख दर्शा रहा है। क्या बोला, घोड़ा पशु और कौवा। साथ ही पशु बनाऊं तो मेरे को पता है पशु के अंदर ही तो घोड़ा आएगा। सारे के सारे घोड़े क्या हैं, पशु है सर। सारे के सारे घोड़े पशु है, तो ये मैंने गोला बनाया किसके लिए, घोड़े के लिए। साथ ही घोड़े के लिए गोला बनाया मैंने, अगला गोला यहां पर बना दिया किसका, बाहर की तरफ मोटा गोला किसका बना दिया, पशु का। क्योंकि सारे के सारे घोड़े क्या होंगे, पशु तो होंगे ही सर। सारे के सारे घोड़े क्या होंगे बेटा, पशु तो होंगे ही। तो यहां से ये बन गया। इसके बाद आप देखिएगा साथ ही इसने बोला कौवा, कौवा एक पक्षी है भाई। कौवा क्या है, एक पक्षी है, तो अलग बनेगा सर। कौवा एक पक्षी है तो अलग बनेगा, ये पशु है और ये पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारा यहाँ पर सत्य आंसर हो जाएगा बेटा। क्या आंसर हो जाएगा, सत्य। 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लो भाई अगला प्रश्न। चलो चलो भाई बनाते रहो सभी साथी, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। चलिए चलिए भाई, बढ़िया सा शानदार सा जबरदस्त सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसने बोला भारत श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश। सर देखो, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देश है, तीनों के तीनों क्या है, देश है, कंट्रीज है। और भारत अपना आप में अलग देश है, और बांग्लादेश अलग देश है। सर है तो हमारा पोता, लेकिन है तो अभी तो देश है ना बेटा। फ्यूचर में सोचेंगे, पहले पाकिस्तान का सोचे, वो हमसे अलग हुआ है ना, पहले तो उसको निपटाना है, उसके बाद बांग्लादेश का सोचेंगे। वैसे श्रीलंका को भी हमने, राम ने, हमारे राम ने, आपके सबके प्रिय राम ने क्या कर लिया था, इसको भी जीत लिया था, तो फिर तो ये भी हमारा हिस्सा। ठीक है, ये भी लंका पर भी हमने तो विजय प्राप्त कर रखी है, तो ये भी हमारा हिस्सा है। तो फिर आगे सोचा जाएगा अखंड भारत के बारे में, जब सोचेंगे प्लानिंग होगी तो लंबी होगी और फिर धुआंधार होगी, है ना। तो वो तो तब सोचेंगे, अभी तो है ना, इन बच्चों को खेलने दो, इनको एंजॉय करने दो अपनी जिंदगी। बांग्लादेश अलग है, श्रीलंका अलग है, और भारत अपना आप में अलग देश है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया तरीका है संबंध दर्शाने का। लो बेटा, ये लो, निम्नांकित में से कौन सा आरेख पुष्प श्वेत वस्त्र को सही रूप से दर्शा रहा है। देखो बेटा, पुष्प, श्वेत और वस्त्र। अब की बार मजेदार प्रश्न आया भाई, अब की बार मजेदार प्रश्न आया है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा। अब बताओ बेटा, पुष्प, श्वेत और वस्त्र। चलिए, पुष्प, श्वेत और वस्त्र। चलिए बेटा, कि सर मैं इधर बीच में बनाऊं श्वेत,
क्या बनाऊं? श्वेत। श्वेत बोले तो सफेद। अब साथ ही ऐसा हो सकता है कुछ सफेद वस्त्र हो, क्या हो? वस्त्र हो। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कुछ फूल सफेद हो, कुछ फूल सफेद हो। लेकिन लेकिन कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि सर कुछ पुष्प और वस्त्र के मध्य भी संबंध दर्शा दें, जबकि पुष्प कभी वस्त्र नहीं होता और वस्त्र कभी पुष्प नहीं होता। साथ ही क्या वस्त्र कभी पुष्प नहीं और पुष्प कभी वस्त्र नहीं, ये दोनों अपना आप में अलग अलग है। तो इसलिए इन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा। तो आपका काफी लोगों का मन भी के साथ जाने का होगा, लेकिन फिर गलत हो जाएगा भाई। सही आंसर ये हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सत्य बिल्कुल हो जाएगा। देखो बेटा, सुबह बगीचे से 2 माली ने फूल तोड़े, 2। ठीक है, एक फूल दूसरे फूल से कह रहा है कि तेरी किस्मत में तो हम दोनों एक ही बगीचे में उगे, हम दोनों साथी एक साथ बड़े हुए, हम दोनों की खुशबू एक समान है, हम दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन जो एक फूल तो है वो भगवान की मूर्ति के सर पर सजने वाला है और दूसरा फूल किसी अर्थी पर सजने वाला है। तो बेटा इनमें जो भिन्नता दिखी, ऐसा वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा क्या वजह है कि तू तो भगवान की मूर्ति पर सजने वाला है और मैं अर्थी पर सजने वाला। तो उसने बोला कि ये मेरी किस्मत है और ये तेरी किस्मत है। तो वो फूलों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही इंसान अगर बोले कि ये मेरी किस्मत है और ये तेरी किस्मत है तो बिल्कुल गलत बात है। तेरी किस्मत तेरे पास, मेरी किस्मत मेरे पास, दोनों की किस्मत को बदला जा सकता है और वो बदलने वाला खुद इंसान होता है और कोई दूसरा नहीं बदल सकता। आप अपने लक्ष्य खुद निर्धारित कर सकते हो। साथ ही अगर आप पढ़ाई करोगे, देखो 2 दोस्त हैं, एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं, आपके एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही तरह के नोट्स पढ़ते हैं और एक ही एग्जाम देते हैं, लेकिन साथ ही एक सेलेक्ट नहीं होता और दूसरा सेलेक्ट होता है। तो उसमें वो फूलों की तरह किस्मत नहीं है बेटा, उसमें एक के क्रम है। एक ने कर्म किया, एक ने मेहनत की, एक ने प्रयास किया, तब जाकर के एक का सिलेक्शन हुआ और दूसरा रह गया। बाकी नोट्स तो वही थे, टीचर पढ़ाने वाले वही थे और साथ ही आपके कोचिंग भी वही था, या फिर जैसे भी उसका सिलेक्शन हुआ, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, लेकिन सारी चीजें उन्होंने सेम की। पढ़ते भी उतने समय, कई हो सकता उससे आधा घंटा ज्यादा पढ़ता, उसकी किस्मत को नहीं बोलेंगे, उसके लिए उसकी मेहनत को जिम्मेदार बताओ, तब मजा आएगा। इसने बोला समाज सेवक, राजनेता तथा शिक्षित। बताओ भाई, देखो बेटा, समाज सेवा, राजनेता और शिक्षित, कुछ लोगों का इसमें मन जा रहा होगा कि सर समाज सेवा, ठीक है। अब कुछ समाज सेवी राजनेता होते हैं, कुछ क्या मोस्ट ऑफ पहले समाज सेवी बनता है और फिर लक्ष्य उनका राजनेता बनने का ही होता है। अब साथ ही यहाँ पर कुछ राजनेता भी और कुछ समाज सेवी भी क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। जबकि हमारे भारत के जो नेताजी है वो मोस्ट ऑफ बेटा फेल है स्कूल में। क्या है, या तो स्कूल में फेल है या कॉलेज में फेल है, उनके डब्बा डोल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखो, समाज है, राजनेता है और कुछ शिक्षित है, कुछ समाज से भी शिक्षित हो सकते हैं, कुछ राजनेता भी शिक्षित हो सकते हैं। इसलिए हमें ऑप्शन डी के साथ जाना होगा, जो सबसे बेहतरीन जो है इनमें संबंध दर्शाएगा। भाई इनमें संबंध दर्शाने के लिए सबसे बेहतरीन कौन है? सर समाज सेवक, राजनेता, और ये तीनों ही आपस में संबंध रखते हैं। ये लो अगला प्रश्न। चलिए बेटा, प्रश्न है पुरुष, कलाकार और डॉक्टर। बताइएगा भाई, पुरुष, कलाकार और डॉक्टर, बताइए कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है आपको?
बेटा पुरुष कलाकार और डॉक्टर, काफी लोगों का मन कर रहा होगा ये कर दें, कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब पहली बात तो मैं बता दूं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशन है बेटा, इसमें किसी का जेंडर नहीं है। आप क्या करते हैं, डॉक्टर मतलब पुरुष, नहीं, ऐसा नहीं है। महिला अगर एमबीबीएस होगी, एमबीबीएस एमडी होगी, तो वो भी तो डॉक्टर ही है, वो भी तो डॉक्टर ही है, पुरुष ही तो डॉक्टर थोड़ी होते हैं। अगर ये आपके प्रोफेशन और जेंडर के बारे में फर्क पता करने लग जाओगे तो ये पर्सन गलत नहीं होगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन कर देंगे, सर बाहर पुरुष बनाएंगे अंदर डॉक्टर बनाएंगे, पुरुष ही सारे डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं बेटा, डॉक्टर एक प्रोफेशन है और साथ ही डॉक्टर का मतलब यहाँ पर जो है महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। चलिए सर, फिर एक बच्चे ने मजेदार तरीके से पूछ लिया कि सर जो नर्स है, ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया था उनको कि बेटा नर्स है, आप चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों को नर्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्स ही बोलेंगे। कैसे कि सर अब नर्स तो हमें ये अजीब सा वर्ड लगता है यार, ये तो लड़की के लिए है, जेंडर इस तरफ ही लगता है कि यार ये नर्स वर्ड है जो लड़की के लिए होता है, एक दिमाग में सीधी सी इमेज आती है नर्स की। लेकिन बेटा नर्स का मतलब यह है कि किसी साथी ने नर्सिंग का कोर्स कर रखा हो, और वो साथी महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, और साथी वो अगर पुरुष है तो भी नर्स है और महिला है तो भी नर्स है, इसमें जेंडर वाला मैटर नहीं है, बस वो प्रोफेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। तो साथ ही यहाँ पर ये मैंने डॉक्टर बनाया, और कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, और साथ ही कुछ डॉक्टर कलाकार भी हो सकते हैं, आर्ट वो तो हो ही सकते हैं। कि सर जरूरी थोड़ी है कि उसने डॉक्टर बन गया तो वो कलाकार नहीं बन सकता, किसी को सिंगिंग अच्छे से आती हो, किसी को कुछ बनाना अच्छे से आता हो। अरे कलाकार का मतलब सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग ही तो थोड़ी होता है, उसको कोई ना कोई आर्ट आती हो, कोई स्केच आर्टिस्ट बहुत शानदार हो, डॉक्टर है लेकिन वो स्केच बहुत जबरदस्त बनाता, तो वो कलाकार भी हो गया। ठीक है, तो साथ ही ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, कलाकार, डॉक्टर और पुरुष। ऑप्शन नंबर सबसे बेहतरीन है, वो तीसरा है, तीसरा है। तो इस तरह से आंसर करें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डी क्यों नहीं है, तो मैंने बोला पुरुष डॉक्टर ये एक कंप्लीटली जेंडर से यहाँ मतलब नहीं होता, यहाँ मतलब होता है बेटा किससे, कि सर यहाँ जो संबंध है वो होता है आपका प्रोफेशन से। चलिए सर हम नर्स को तो दीदी दीदी बोलते रहते हैं या सिस्टर सिस्टर, तो वहां किसको नर्स भैया नर्स भैया नर्स भैया बोले, हाँ थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन है बेटा यही है। तो मैंने कई बार बोला कि सर जैसे गाने भी बहुत आजकल चल रहे हैं, मैं राजा खुद ने राजा लिखना चाहूं तने रानी लिख दूं के, मैं खुद ने मास्टर लिखना चाहूं मैं मास्टर नहीं लिख दूं के, फिर मैं खुद ने डॉक्टर लिखना चाहूं डॉक्टर नहीं लिख दूं के, मैं खुद ने फौजी लिखना चाहूं फौजन लिख दूं के। तो बेटा अगर डाकिया बन गए तो क्या डाकण लिखोगे, क्या लिखोगे डाकण। तो सर गाना बड़ा मजेदार हो जाएगा कि अगर मैं डाकिया बनना चाहूं तो तुझे डाकण लिख दूं के, कितना शानदार हो जाएगा, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हमने इनको जेंडर दिया। शिक्षक का मतलब महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि शिक्षक सिर्फ पुरुष है। शिक्षिका ये हमने जेंडर डिसाइड किए, बाकी शिक्षक एक प्रोफेशन है, पढ़ाने का कार्य जो करता है वो शिक्षक है, वो महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। इसी तरह डाकिया और डाकण वाला भी कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए महिला होगी तो भी डाकिया ही बोलेंगे और पुरुष होगा तो भी डाकिया ही बोलेंगे, डाकण नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। मकान, दरवाजा और खिड़की, बेटा मकान बनाओ, क्या बनाओ, मकान बनाओ, और मकान वाले गोले के अंदर ही क्या बना दो, दरवाजा बना दो, और दरवाजा खिड़की, इधर बना दो दरवाजा और इधर बना दो खिड़की, और ये बना दो मकान। सर प्यारा सा हमने मकान बनाया, उसमें दरवाजे भी होती है और खिड़कियां भी होती है। अब ऐसा नहीं कि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं कुछ खिड़कियां दरवाजे, नहीं बेटा, दोनों अपना आप में सेपरेट है। दरवाजा है वो दरवाजा है और खिड़की है वो खिड़की है। अब हम उनका यूज कैसे करते हैं,
कि सर हम खिड़की से भी आते जाते हैं तो हमारे लिए तो वो भी दरवाजा होगा, ऐसा नहीं बेटा। खिड़की खिड़की है, दरवाजा दरवाजा है। ये लो अगला प्रश्न, आंसर कौन सा हो गया था इसमें? इसमें हो गया था ऑप्शन नंबर 3। ये लो, वृत्त, व्यास व चाप। लो भाई, ये तगड़ा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है बेटा, ये भी अच्छा प्रश्न है। वृत्त, व्यास और चाप, चलिए बेटा बनाइए। वृत्त, व्यास और चाप, तो साथी क्या करना है सर? बार वृत्त का गोला बना दो। ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। वृत्त के ही भाग है कौन? व्यास और चाप। व्यास और चाप वृत्त के ही भाग है, लेकिन साथी चाप अपना आप में अलग है और व्यास अपना आप में अलग है। कुछ साथियों का मन कर रहा होगा वो जीवा, जीवा एक जीवा ऐसी भी होती है जो व्यास भी कहलाती है, व्यास भी कहलाती है। और जीवा की परिभाषा क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को उसकी परिधि से मिलाया जाए तो वो जीवा कहलाती है। और जीवाओं की संख्या अनंत होती है, जबकि व्यास तो अकेला होता है। और व्यास सबसे बड़ी जीवा है। वह व्यास क्या है बेटा? सबसे बड़ी जीवा है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास की साइज कहीं नहीं बदल सकती। अगर वृत्त गोल है तो फिर व्यास एक ही होगा, उसकी साइज निश्चित होगी, जबकि जीवाओं की साइज अलग अलग हो सकती है। अगर ये जीवा लिखा आता तो हम जीवा के अंदर ही किसको बनाते? व्यास को बनाते, क्योंकि व्यास भी एक क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। लेकिन इसमें चाप लिखा, चाप बोले तो कॉर्ड, ये जो ऐसे कट लगाते हैं ना, ये वो इसको चाप बोलते हैं। लघु चाप और दीर्घ चाप आपने पढ़े होंगे। ये लो भाई, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सर कौन सा आरेख ये प्रदर्शित करता है कि शब्द वाक्य के अंतर्गत आता है, अक्षर शब्द के अंतर्गत आता है? लो भाई, कौन सा आरेख है? देखो बेटा, बड़ा मजेदार है कि एक वाक्य है, वाक्य में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, और शब्द से, अक्षरों से शब्द बनता है। तो ये कैसा और कौन सा चित्र है जो सबसे उपयुक्त तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा? तो साथी बहुत आसान है बेटा। सर एक बड़ा सा वाक्य बनाओ। ये लो सर, हमने बना दिया वाक्य। अब देखो, ट्राइंगल शेप है, सर्कुलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार होगा वाक्य, वाक्य के अंदर आएंगे शब्द, शब्दों से ही तो वाक्य बनता है भाई, शब्दों से ही तो वाक्य बनता है। और साथ ही शब्द किससे बनता है? अक्षर से बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। और ऐसा हमारा संबंध दर्शाने वाला डायग्राम कौन सा दिख रहा है? दो, अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य से बेटा, वाक्य से किसका निर्माण होता है? आप बोल सकते हैं वाक्य से पूरी रचना का निर्माण होता है, या पैराग्राफ का निर्माण होता है, पैराग्राफ से रचना का निर्माण होता है, या कविता का, कहानियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहला अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद आपका, ये हिंदी का प्रश्न भी आपको सही करवाएगा भाई। ये लो, इसने बोला कुछ कपड़ा व्यापारी जो लोहे का व्यापार भी करते हैं परंतु सभी व्यापारी है को प्रदर्शित करता है। लो भाई, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा, शानदार सा प्रश्न है, मजा आ गया, माहौल बन गया सर, माहौल बन गया, शानदार प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है बेटा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि सर यहां पर बोल रहा है कि कुछ व्यापारी जो लोहे का और कपड़े का दोनों का व्यापार करते हैं, लेकिन है क्या? व्यापारी है। तो सर ये गोला बनाया बाहर की साइड किसका? व्यापारियों का। किसका बनाया भाई? व्यापारी का गोला बनाया। उसके बाद साथ ही अंदर दो गोले बना दो, एक गोला कपड़े वाले व्यापारियों का और एक गोला लोहे वाले व्यापारियों का, अलग अलग बनाते। लेकिन उसने ये भी बोल दिया कुछ कपड़ा व्यापारी लोहे का भी व्यापार करते हैं। तो सर ये लो, कुछ कपड़ा व्यापारी क्या करते हैं? लोहे का और कुछ कपड़े का। ये लो, बन गया। सबसे शानदार तरीके से संबंध दर्शा रहा है। वो कौन सा ऑप्शन है कि सर इसमें जो ऑप्शन आपका है वो ए सत्य हो जाएगा।
कौन सा सत्य हो जाएगा बेटा कि सर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो इनमें सबसे बढ़िया तरीके से संबंध दर्शा सकता है। ये लो भाई, अगला प्रश्न ले लो। अगला प्रश्न एक और शानदार प्रश्न है बेटा, जल्दी से बना दो इसको। निम्न में से कौन सा आरेख पृथ्वी, सूर्य, किताबों, सौर मंडल को सही रूप से प्रदर्शित करेगा? पृथ्वी, सूर्य, किताब, सौर मंडल, चार चार चीजें हैं भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बेटा। शानदार प्रश्न है, बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से, जबरदस्त से, बेहतरीन से। शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बना दो भाई। क्वेश्चन क्या बता रहा है, साथ ही यहां पर क्वेश्चन बता रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि सर पृथ्वी और सूर्य अपना आप में अलग अलग है, लेकिन सारे के सारे किसके हिस्सा है? ये मैंने बाहर बना दिया सौर मंडल। कौन सा मंडल? सौर मंडल। और सौर मंडल का ही पार्ट है कौन? पृथ्वी भी और सूर्य भी। इधर पृथ्वी बना दी, इधर सूर्य बना दो, ये तो ठीक है सर, लेकिन किताब सौर मंडल का पार्ट थोड़ी है। किताब अपना आप में अलग है, किताब अपना आप में अलग है। क्या सर पृथ्वी के अंदर किताब है? पृथ्वी के अंदर किताब है? फिर ऐसे तो बेटा ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सर पृथ्वी के अंदर सूर्य नहीं, पृथ्वी अपना आप में अलग गोला है, सूर्य अपना आप में अलग गोला है, किताब अपना आप में एक अलग वस्तु है, ठीक है। इसलिए सौर मंडल के पार्ट है पृथ्वी और सूर्य दोनों, लेकिन जो किताब है वो अलग है। कि सर किताब भी तो सौर मंडल का पार्ट हो गई, कैसे? कि पृथ्वी के अंदर आती है। ऐसा रूल नहीं है बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई मंगल पे चला जाए कल, किताब लेके चला जाए, तो फिर वो तो पृथ्वी के अंदर नहीं रहेगी ना। चांद पे चला गया तो ऐसी स्थितियों में हमें ये समझना होगा। आंसर अपना ऑप्शन जो है डी सत्य हो जाएगा। कौन सा सत्य हो जाएगा बेटा? डी यहाँ पर सबसे उपयुक्त संबंध दर्शाता है। ये लो अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न ले लो भाई। चलिए भाई, शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से बता दो। निम्नांकित में से कौन सा आरेख ये दर्शाता है कि सभी पिता पुत्र है, सभी दादा पिता है? बढ़िया भाई, मजेदार। कौन सा भाई सबसे बेहतरीन दर्शाता है? मजा आएगा भाई इस प्रश्न में, इस प्रश्न में मजा आएगा। इस प्रश्न को बनाना है तो बहुत सारे लोग इसको बनाएंगे गलत। बेटा ये बनाया मैंने दादा, क्या बनाया? दादा। सारे के सारे दादा बेटा किसी ना किसी के तो पिता होंगे ही, तभी तो वो दादा बने, नहीं तो दादा कैसे बने? ठीक है। और बेटा सारे के सारे पिता, दुनिया के जितने भी पिता है वो किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे ही, किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे ही। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। काफी लोग इसको इस प्रकार से बनाते हैं, दादा पिता और पुत्र। नहीं बेटा, जितने भी व्यक्ति है दुनिया में, जितने भी पुरुष है वो किसी ना किसी के पुत्र है, ठीक है। फिर उनमें से कुछ किसी के पिता है और कुछ बेटा दादा बन चुके हैं। कुछ बुढ़े आदमी हो गए, दादा बन गए बेटा। ऐसा तो नहीं है ना कि जन्म लेते ही बालक पुत्र तो बन जाता है, दादा थोड़ी बन सकता है। तो इसलिए पुत्र से पिता और पिता से दादा। एक आदमी का लाइफ साइकिल चल रहा है, यूं समझ लीजिए। पहले वो किसी का पुत्र बनता है, फिर वो बड़ा होकर के शादी वादी करता है तो किसी का पिता बनता है, और उसके पुत्र की संतानें या पुत्री की संतानें होती है तब दादा या नाना बनता है। तो इस तरीके से सबसे बढ़िया तरीका है संबंध दर्शाने का, वो ऑप्शन ए में है। फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये लो भाई, अगला बना दो, अगला बना दो। शानदार सा, जबरदस्त सा, बढ़िया सा प्रश्न है। समचतुर्भुज, बहुभुज एवं चतुर्भुज के बीच में संबंध कौन सा आरेख दर्शा रहा है? आधे साथियों को तो यह पता नहीं होता, समचतुर्भुज बोल दिया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है बेटा। इसने बोला चतुर्भुज, बहुभुज, समचतुर्भुज, बताओ कौन सा दर्शाएगा?
चलिए साथी, कुछ लोगों का मन तीसरा ऑप्शन करने का कर ही रहा होगा, लेकिन साथी इस प्रश्न में बड़ा मजा आने वाला है। ये प्रश्न देखो, बहुभुज मतलब दो से अधिक भुजाओं वाले सभी आकृतियां क्या है, बहुभुज है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इस प्रकार से। ठीक है, तो सर हम सबसे बाहर कौन सा घोड़ा बनाएंगे? सर बाहर बनाएंगे बहुभुज को। किसको बनाएंगे? बहुभुज को बनाएंगे। चलो सर बना दिया। उसके बाद सर हम बनाएंगे चतुर्भुज को। चतुर्भुज अपना आप में कई प्रकार है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, आपका जो है आयतर, वर्गर, ये सब क्या है? चतुर्भुज है बेटा। तो ये चतुर्भुज का ही एक भाग है, कौन? सम चतुर्भुज। कौन सा? सम चतुर्भुज किसका भाग है बेटा? सम चतुर्भुज आपके किसका भाग है? चतुर्भुज का ही एक भाग है। तो अपना आंसर क्या बनेगा? करेक्ट। सर करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका यहां पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? डी यहां पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी यहां पर बड़े ही आसानी से, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपका क्या हो जाएगा? सर अपना ऑप्शन डी आपके यहां पर सत्य हो जाएगा। ये लीजिए भाई, नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को सही प्रदर्शित करता है? पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को सही प्रदर्शित करता है। पति पत्नी और परिवार, बताओ भाई कौन सा? ए बी सी या डी या बताओ, जल्दी बता दो भाई, बताओ भाई। शानदार सा प्रश्न है, पति पत्नी और परिवार। तो बेटा अगर मैं एक गोला बनाऊं, एक क्या बना दूं? ये गोला बना दिया, और इस गोले में आपका एक पति बना दिया और साथ ही एक पत्नी बना दिया। क्या बना दिया? पत्नी बना दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से, बाहर क्या हो गया? परिवार हो गया। परिवार में पति का अपना अलग रोल होता है और पत्नी का अपना अलग। ऐसे नहीं कुछ पत्नियां पति होगी, कुछ पति पत्नियां होंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सत्य हो जाएगा। डी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ये लो बेटा, अब आया मजा, अब आया भाई मजा। अच्छा लंबा चौड़ा प्रश्न आया। चलो भाई, चलो बनाओ। प्रश्न लंबा देख के डरना नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है। एक लेखा विभाग में कुछ सनदी लेखपाल है, कुछ केवल लागत लेखपाल है। उनमें से कुछ के पास सनदी और लागत संबंधी आहारताएं भी है, साथ ही कुछ ऐसे भी है जिनके पास प्रबंध लेखा आहारताएं हैं। इन लेखपालों में से कुछ ने तो सनदी या लागत या दोनों ही प्रकार की आहारताएं प्राप्त कर ली है। तो निम्न में से कौन सा चित्र? बिल्कुल, एक कंपनी है और उसमें लेखा विभाग है। लेखा विभाग बोली तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट? सर जो डिपार्टमेंट हिसाब किताब रखता है, क्या करता है? उस कंपनी की हिसाब किताब रखता है। उनमें से सनदी लेखपाल है और कुछ लागत लेखपाल है। कुछ क्या है? सनदी है, कुछ लागत है। चलिए अच्छी बात है। उनमें से कुछ के पास सनदी और लागत दोनों आर्यताएं, कुछ के पास सनदी, कुछ के पास लागत आर्यताएं भी है। साथ ही कुछ ऐसे भी है जिनके पास प्रबंध की आर्यताएं भी है। देखो तीन तरह के लोग हैं, एक संधि लेखपाल, एक लागत लेखपाल, एक प्रबंध लेखपाल। इन प्रबंध लेखपालों में से कुछ सनदी या लागत संबंधी या दोनों ही प्रकार की आर्यताएं प्राप्त कर ली है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? देखो बेटा, एक गोला बनाऊं सनदी का। किसका बनाऊं? सनदी का। अब उसने बोला था सनदी क्या है? लागत वाला भी है। लो सर, कुछ मिक्स हो गए लागत में, कुछ मिक्स हो गए लागत में, और साथ ही प्रबंध वाला है जो इन दोनों में से कोई हो सकता है। लो ये प्रबंध वाला, ये कौन सा हो गया? प्रबंध वाला लेखपाल हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, प्रश्न बड़ा देख के नहीं डरना बेटा, प्रश्न को आराम से बनाना बनेगा, आराम से बनाना बेटा बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो भाई,
कुछ प्रबंधन का काम करने वाले नकद का भी करते हैं, कुछ लागत का भी करते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ नकद का काम करने वाले लागत का भी काम संभालते हैं, और साथ ही कुछ लागत का काम संभालने वाले नकद का भी काम संभालते हैं। तो तीनों आपस में मिक्स है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लीजिए नया प्रश्न, ये लीजिए बेटा नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई बढ़े आगे। रोग, कुष्ठ और स्कर्वी, बताओ भाई। रोग, कुष्ठ और स्कर्वी, बताओ क्या है, कौन सा है भाई? रोग, कुष्ठ और स्कर्वी, मैंने बोला है रोग, कुष्ठ और स्कर्वी, रोग, कुष्ठ और स्कर्वी। सर देखो दोनों की दोनों बीमारियां हैं, दोनों के दोनों क्या है? रोग है। तो बार बनाओ रोगों का गोला, ये हो गए रोग। फिर कुष्ठ रोग अपना आप में अलग है बेटा, और स्कर्वी अपना आप में अलग है। ये तो हो गया कुष्ठ रोग, और ये मान लो हो गया स्कर्वी, ठीक है। दोनों ही अपना आप में अलग अलग बीमारियां हैं। तो आप सर ऑप्शन करेंगे ए सही, ऑप्शन ए यहां पर हम सत्य लगा देंगे। ये लो भाई, ये लोग, कुछ प्राणी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ प्राणी पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, कुछ प्राणी सर्वहारी होते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट कौन सा है भाई? कुछ प्राणी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ प्राणी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ प्राणी शुद्ध मांसाहारी होते हैं, और कुछ प्राणी सर्वहारी होते हैं। अब काफी लोगों का मन कर रहा होगा कि 3 गोले आएंगे, काफी लोगों का मन कर रहा होगा कि 3 गोले आएंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। तो बेटा सर्वहारी का मतलब क्या है? वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है ना, अलग अलग अपना आप में नहीं आएगा। देखो इसने बोला कुछ शाकाहारी है, भाई ये पूरे शाकाहारी, ये मैं मान लेता हूं पूरे शाकाहारी वाले हैं, ठीक है। ये मांसाहारी, लेकिन कुछ बोला था, तो ये मान लीजिए ये जो बचे हुए ना, कुछ शाकाहारी हो गए और ये मांसाहारी हो गए जो बाहर है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे भी है ना जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। तो इनको हम कौन सा बोल देंगे? सर्वहारी। कौन सा बोल देंगे बेटा? सर्वहारी। कुछ लोगों का 3 गोले बनाने का मन करके फर्स्ट ऑप्शन को सही करने का मन कर रहा होगा कि सर्वहारी, सर्वहारी, मांसाहारी और शाकाहारी तीनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है बेटा, आपका सर्वहारी उसको ही बोला जाता है जो या तो शाकाहारी खा ले या मांसाहारी खा ले, दोनों में से कोई सा भी खाना खाता हो। लेकिन शाकाहारी जो है वो पूर्णतः शाकाहारी। देखो ये देखो बचे हुए कुछ लोग पूर्णतः मांसाहारी है, और इधर जो बचे हुए लोग हैं जो पूर्णतः शाकाहारी है। क्या है? पूर्णतः शाकाहारी है। लेकिन कुछ जो है मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, और उनको ही हम सर्वहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको बेटा? सर्वहारी बोलेंगे। ये लीजिए बेटा, ये लीजिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा मजेदार है, अब थोड़ा मजेदार है। निम्न आरेख में से कौन सा अंक सभी आकृतियों में आएगा? बता दो बेटा, बता दो भाई। धुआंधार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है बेटा, जबरदस्त प्रश्न है, बनाना है इसको। चलिए देखो, इसने बोला कौन सा अंक है जो सबके अंदर आ रहा है, वो आपको ढूंढ के बताना है। तो सर सब के अंदर, सब देखो, एक है आयत, एक आयत है, एक त्रिभुज है, ठीक है साथी, और एक वृत्त है। इन तीनों आकृतियों के अंदर समाहित होने वाला भाग कौन सा है? सर ये रहा। और इसमें अंक कौन सा है? सर इसमें 4 दिखाई दे रहा है। इसमें आपका 4 है, वो बिल्कुल साफ सुथरा और शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा अंक जो तीनों के अंदर आए वो ओनली और एकमात्र आपका क्या है? 4 है सर। ये लो बेटा, ये लो। अब तगड़ा प्रश्न बन चुका है, अब मजा आएगा भाई। प्रश्न को आराम से पढ़े। इसने बोला निम्न आरेख में अंक खिलाड़ी अनुशासित छात्र को प्रदूषित करता है।
और साथ ही यहाँ पर लिखा भी है, देखो इसका गोला थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि चित्र थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो पहले तो यहाँ ट्राइंगल बनाए, ठीक है सर, फिर यहाँ पर वर्ग बनाए, ठीक है सर, ये भी कर लिया, और फिर यहाँ पर वृत्त बना दे, बना दिया सर, चलो बना दिया हमने बेटा। उसके बाद यहाँ से क्या पूछा है, ये हमारा प्रश्न है, और ये 10 क्या है, वैज्ञानिक है, बार दिखा है, ठीक है साथी। ये किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। और साथ ही ये किसको दर्शा रहा है, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, लेखक को दर्शा रहा है, ठीक है सर। और ये किसको दर्शा रहा है, अनुशासित बालकों को दर्शा रहा है, अनुशासित बालकों को दर्शा रहा है। अब साथ ही इनके अंदर संख्या डाटा लिखा है वो बड़ा मजेदार है। यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ बार लिखा है 10, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। इसने बोला कौन सा अंक खिलाड़ी और अनुशासित छात्र, खिलाड़ी और अनुशासित छात्र, बेटा वो खिलाड़ी भी होना चाहिए और अनुशासित छात्र भी होना चाहिए। अनुशासित को यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, अनुशासित को सर वर्ग दर्शा रहा है। तो ये हिस्सा है जो खिलाड़ी भी है, जो क्या है, खिलाड़ी भी है, साथ के साथ क्या है, अनुशासित छात्र भी है, अनुशासित छात्र भी है। तो साथ ही वो कौन सा अंक हो जाएगा कि सर वो अंक आपका हो जाएगा 2। वो कौन सा हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने 26 नंबर क्वेश्चन का कि सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा है जो अनुशासित भी है और छात्र भी है और खिलाड़ी भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। लो भाई, अब की बार थोड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, बड़ा मजा आएगा। निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। आयत गणितज्ञों को दर्शा रहा है, वृत्त भूविज्ञानियों को दर्शा रहा है, त्रिभुज विज्ञानियों को दर्शा रहा है और इंजीनियरों को दर्शा रहा है। बेटा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई, चित्र बनाना ही यहाँ पर काम टेढ़ा है। चलो सबसे पहले किसको बनाया जाए, इस त्रिभुज को बनाया जाए, ठीक है, त्रिभुज को बना दिया भाई मैंने, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, फिर मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है, फिर मैंने वृत्त बना दिया, ये लो बेटा बना दिया। उसके बाद मैंने, ठीक है, इसके बाद भाई मैंने क्या बना दिया, समझना बेटा मजा आएगा। इसके बाद जो मैंने आपका आयत वर्ग बना दिया, क्या बना दूं, जो वर्ग बना दूं, उससे पहले मैं बना दूं एक आयत, चलो पहले वर्ग बना देता हूं, ये लो सर, ये मैं वर्ग बना रहा हूं भाई, ये मैंने वर्ग बना दिया, ठीक है बेटा। अब यहीं से क्या बना दूं, यहीं से आयत बना दूं, आयत सर आपका यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, और साथ ही इधर आपका यहां से भी गुजर रहा है, यहाँ पूरा बार आया, पूरा बार तक है ना, फिर यूं, फिर यूं, और ऐसे होते 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 ये बार आ गया। ये कुछ चित्र है। अब देखिएगा इसमें जो संख्या बल लिखा है वो बड़ा मजेदार है बेटा। यहाँ बार 10 लिखा है, ठीक है सर, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा। अब आपको वहां बनाना नहीं है, वहां आपको बना हुआ आएगा। यहाँ थोड़ा सा लाइट में था इसलिए मैंने अच्छे से बना दिया ताकि आप समझ पाओ, ठीक है।
बेटा संख्या छोड़नी कोई सी भी नहीं है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है सर। यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है हमने भी लिख दिया। यहाँ पर 4 लिखा है, लिख दिया सर। यहाँ पर 17 है, लिख दिया सर। और ये 11 है, और ये 16 है, ये 15 है, और ये 14 है यहाँ पर, और ये 12 है, ये 12 है। अब उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी है। अब पहले तो ये तो लिखो भाई, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो हम छोड़ ही रहे हैं। बेटा त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? आयत गणितज्ञों को। ये आयत किसको दर्शा रहा है? गणितज्ञों को, गणितज्ञ। ठीक है। अब साथी और वृत्त किसको दर्शा रहा है? वृत्त भूविज्ञानियों को। किसको? भूविज्ञानी। वृत्त आपका यहाँ पर भूविज्ञानियों को दर्शा रहा है। चलो और आगे देखो तो उसने बोला त्रिभुज है जो वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? साथी वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है। चलो बढ़िया सर। वर्ग किसको दर्शा रहा है? सर वर्ग इंजीनियरों को दर्शा रहा है। वर्ग किसको दर्शा रहा है? इंजीनियरों को। ये प्रश्न समाप्त हुआ। उसने बोला वैज्ञानिक जो भी विज्ञानी तो है परंतु इंजीनियर तथा गणितज्ञ नहीं है। मतलब वो त्रिभुज के अंदर भी नहीं आना चाहिए और साथ ही वो आपका इंजीनियर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसके अंदर नहीं आना चाहिए? इंजीनियर का मतलब वो वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए और गणितज्ञ नहीं होना चाहिए। बेटा गणितज्ञ मतलब वर्ग और आयत दोनों के अंदर नहीं हो परंतु वृत्त में हो और त्रिभुज में हो। वृत्त में हो और त्रिभुज में हो, आयत में नहीं हो और वर्ग में नहीं हो। आयत में नहीं हो और वर्ग में नहीं हो। ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ किस में हो? त्रिभुज में हो, वृत्त में हो परंतु ना वर्ग में हो ना आयत में हो। चलिए अब समझिएगा भाई वो कौन सा हिस्सा है। तो देखो ये हिस्सा जो त्रिभुज में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है परंतु ना आयत में आ रहा है ना वर्ग में आ रहा है। जो मैंने पिंक कलर से किया है, जो मैंने पिंक कलर से किया है बेटा, वो वाला हिस्सा चित्र आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखो ये वाला, इसमें देखा जाए तो ये वाला हिस्सा है जो क्या है? वृत्त में आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है। बाकी ना आपका आयत में आ रहा है जबकि ना ही वर्ग में आ रहा है, ना ही वर्ग में आ रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? आंसर अपना बेटा यहां पर हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो भूविज्ञानी होने के साथ साथ वो पर इंजीनियर और गणितज्ञ तो नहीं है, सिर्फ भूविज्ञानी और वैज्ञानिक है। तो आंसर हो जाएगा 9। बड़ा मजा आया भाई। ये लो अगला प्रश्न, डाटा वाला प्रश्न आ गया। इंफॉर्मेशन दी हुई है। छात्रों के एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 15 छात्रों ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी, 11 ने रसायन लिया, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया, 9 ने गणित और भौतिकी लिया, 4 ने भौतिकी और रसायन लिया, 3 ने सभी तीनों विषय लिए। चलो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। शानदार सा प्रश्न हो गया। सर गोले बनाओ। 3 गोले हैं, 3 गोले हैं। ये लो एक गोला, इसने बोल दिया था 3 ने सभी विषय लिए, 2 गोला और साथ ही ये तीसरा गोला। अब एक को गणित बना लो। ये गणित है, ये भौतिकी है और ये रसायन है बेटा, ये रसायन है। ठीक है, समझते हुए बनाना भाई, समझते हुए बनाना। ये क्या है? रसायन है। इसने बोला कि ये पाया गया कि 15 ने गणित लिया और 12 ने भौतिकी लिया और 11 ने रसायन लिया। देखो मैथ वाले कितने हैं? टोटल 15 है। गणित भौतिकी वाले कितने हैं? फिजिक्स वाले टोटल 12 है। केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 11 है। लेकिन ये सब बाद में है, पहले आपको साथ में क्या क्या लिया। इसने बोला 5 गणित और रसायन लेते हैं। 5 बालक ऐसे हैं जो गणित भी लेते हैं रसायन भी लेते हैं। तो यहां पर देखो ये रही रसायन और ये रही गणित, इनमें कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है? ये 5 है जो गणित और रसायन लेते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। उसने बोला 9 गणित और भौतिकी लेते हैं। भाई 9 बालक क्या करते हैं? गणित और भौतिकी लेते हैं। तो सर गणित और भौतिकी के बीच का हिस्सा कौन सा है?
तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बेटा बड़ा मजेदार प्रश्न है और गलत होता है। ये देखो गणित और भौतिकी के बीच का हिस्सा ये मिल रहा है और 9 यहाँ पर है। अगला बोला 4 ने भौतिकी और रसायन लिया। 4 ने क्या ले लिया भाई? भौतिकी और रसायन ले लिया। 4 ने भौतिकी और रसायन ले लिया भाई। और 3 बालक है जिसने सभी विषय लिए हैं। तो भाई यहां पर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अंडू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले उन बालकों की संख्या ली जाएगी जिसने सभी विषय लिए। सभी विषय देखो 3 बालक थे, तीनों में कॉमन ये 3 बालक है, ये 3 बालक है साथी। अब देखो उसने बोला 5 ने गणित और रसायन लिया। 5 ने गणित और रसायन लिया, उसमें से 3 आ चुके हैं तो 2 बचे। अब मजा आएगा भाई। ये प्रश्न इसलिए खतरनाक है, मैं इसलिए खतरनाक बोल रहा हूं कि ये गलत होता है बालकों का। 9 ने गणित और भौतिकी लिया, उसमें से 3 ले चुके तो बचे 6 हैं। इसलिए 3 वो मिक्स वाले ना जो तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं साथी, वो सब में काउंट हो जाएंगे। 4 ने भौतिकी और रसायन लिया तो 3 तो पहले ही भौतिकी और रसायन ले चुके, 1 बचा है। अब देखो साथी यहां पर टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 2 11, टोटल कितने हैं? 15। तो 4 ने सिर्फ गणित लिया। यहां पर 12 है, भौतिकी वाले 12, 6 और 3 9 और 1 10, तो 2 ने भौतिकी लिया। रसायन वाले 11 है बेटा, रसायन वाले 11 है, तो 2 और 3 5 और 1 6, 5 ने सिर्फ रसायन लिया। तो पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन दोनों लिया है लेकिन गणित नहीं। भौतिकी तो लिया है, रसायन भी लिया है, लेकिन गणित नहीं। तो उनकी संख्या बेटा सिर्फ और सिर्फ कितनी है? ये देखो भौतिकी लिया है, रसायन लिया है, गणित नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ प्रश्न तगड़ा था या नहीं? काफी लोगों को इसमें डाउट होगा और फाइनल आंसर बेटा क्या होगा? 1 होगा। और अगर हम इसको फॉर्मूले से बनाने जाएंगे और अगर हम इसको लिख लिख करके बनाने जाएंगे बेटा, दिमाग का दही हो जाएगा, पूरा रायता मिक्स हो जाएगा। और रायता कैसे फैलता वो आपको भी पता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं बेटा खुद गलत नहीं होते, मान लो खुद तो गलत होंगे ही होंगे, 1-2 और अड़ोसी पड़ोसियों को गलत करवा देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न में दिमाग खराब होता है। और जब दिमाग खराब होता है तो वो 2-4 प्रश्नों को और साथ में लेके डूबता है। तो इसलिए बोल रहा हूं इसको चित्रों पे ही जाना है और इस तरह से स्टैंडर्ड चित्र बनाना है। और सबसे पहले उनको लो जो सब जगह हैं। तो सब जगह कितने बालक है? 3 बालक है, जो भौतिकी में भी है, रसायन में भी है, गणित में भी है। अब साथ ही उसने बोल दिया 12 ने, फिर देखो 5 ने गणित और रसायन, पहले यहां देखो 5 ने गणित और रसायन ली, तो सर 3 तो ऐसे आ चुके हैं जो गणित और रसायन ले चुके हैं जिन्होंने भौतिकी भी ली, तो बचे कितने? 2। इसी तरह से 9 ने गणित और भौतिकी ली, सर 9 में से 3 इन्होंने यहां बिठा दिए तो 6 ही तो बचे, वो 6 भौतिकी और रसायन। 4 ने भौतिकी भी ली, रसायन भी ली, तो सर ये 3 यहां आ गए, 1 बचा। अब टोटल 15 थे, तो 6 3 9 और 2 11, 4 बच गए गणित के लिए। भौतिकी में 12 थे, 6 3 9 और 1 10, तो 2 बच गए। साथ ही वहां पर 11 थे, 2 और 3 5 और 1 6, तो रसायन के लिए 5 बच गए। ये इसी तरह से बनाना है, चित्र शानदार तरीके से बनाएगा और आंसर बड़ा ही प्यारे तरीके से आ जाएगा। ये लो बेटा अगला प्रश्न ले लो। अब थोड़ा सा मेहनत खुद को भी करनी है भाई, थोड़ा सा मेहनत खुद को भी तो करनी पड़ेगी। तगड़े प्रश्न आए तो तगड़े तरीके से जवाब देना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन शानदार ढूंढने होंगे। इसने बोला आगे दिए गए चित्र का अध्ययन उस भाग को पहचानिए जो अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। देखो भाई एक दिखा रहा है यहां पर 3 गोलियां है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इनमें अलग अलग संख्याएं लिखी है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 4। यहां पर लिखा है ये शिक्षित है, पिंक वाला गोला क्या है? शिक्षित है। ये नियोजित है, नियोजित है, नियोजित है मतलब कामकाज लग चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। ये युवा है, ये क्या है? युवा है, बेरोजगार है। क्या है बेटा?
बेरोजगार है। और फिर वो जैसे सर ने बोला था, हाँ, डिम डिम लाइट वाला गाने का स्टेटस लगाते बस, है ना। तो ये उनके लिए बेटा, ये पढ़ लो, मजा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अब देखो, अब उसने पूछा अशिक्षित नियोजित युवा, मतलब पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए भाई, पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, मतलब वो नियोजित में आने चाहिए, युवा में आने चाहिए, लेकिन शिक्षित में नहीं आने चाहिए। तो ऐसा गोला कौन सा हिस्सा है सर? ये रहा, देखो, नियोजित में आ गया, युवा में आ गया, और शिक्षित में नहीं आया। भाई शिक्षित नहीं है तो अशिक्षित है, अशिक्षित है तो आप बोलोगे केवल 4। क्या बोल दोगे बेटा? केवल 4। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 यहां पर अशिक्षित नियोजित युवा, अशिक्षित भी होना चाहिए, नियोजित भी होना चाहिए और युवा भी होना चाहिए। तो युवा वाले गोले में आए, नियोजित वाले में आए, लेकिन आपका शिक्षित वाले में नहीं आए। तो वैसा ओनली नंबर है वो केवल और केवल 4 है। चलो भाई, ये लो, अब तो आपको बनाना पड़ेगा। लो भाई, मैं बोलता हूं कि हम 2 तरह की जीवन जी रहे हैं। आजकल हर व्यक्ति 2 तरह का जीवन यापन कर रहा है। एक वो जीवन यापन कर रहा है बेटा, वो कर रहा है मोबाइल वाला, उसमें उसको इंस्टाग्राम, उसमें उसको फेसबुक, सोशल मीडिया वाला, उस पर जिंदगी आसान लगती है यार। कई वीडियो में 500-500 के नोट उड़ा रहे हैं, कई यूं गड्डियां दिखा रहे हैं, कई यूं चिल कर रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी कारें लेके घूम रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। कईयों को लगता है कि आईएएस आईपीएस बनना आसान है, उस पर भी फोटो स्टेटस वीडियो लगे हैं। लेकिन वास्तविकता वाली जिंदगी है ना बेटा, वो बिल्कुल इन चीजों से अलग है। हाँ बेटा, डिम डिम लाइट के लिए पहले कार तो चाहिए ना। हाँ, अब कार खरीदने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी लगना पड़ेगा। हाँ, कन्याकुमारी हो, डिम डिम लाइट हो, ओपन बारी हो, वो वाला ही गाने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उन सबको चीजों को समझना तब आएगा आपको, गाने पे सिर्फ स्टेटस लगाने से मामला नहीं बनता। मामला तो तब बनेगा जब सरकारी नौकरी होगी, फिर हमारे पास कार होगी, और कार होगी तो कन्या भी होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, चीजें प्रोसेस में समझो, गाने की तरीके से नहीं समझो, प्रोसेस में समझो इसको। ये लो, इसने बोला नीचे आरेख दिया गया है, 3 चीजें दी गई है आरेख में। एक आपका वृत्त दिया गया है, चलो सर, इसके अंदर एक ट्राइंगल दिया गया है, इसके अंदर एक ट्राइंगल दिया गया है, ये लो सर, और इसके अंदर एक वृत्त दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ये लो बेटा, अब आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बन चुका है। इसने बोला ये त्रिभुज है, किसको दर्शा रहा है? डॉक्टरों को। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है बेटा? डॉक्टर को। साथ ही ये दर्शा रहा है शिक्षक को। वृत्त किसको दर्शा रहा है? शिक्षक को। ठीक है साथी, और ऐसा कैसे हो गया बेटा? इसने बोला आयत कलाकारों को दर्शा रहा है बेटा, आयत कलाकारों को दर्शा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर तीर ज्यादा लगा हुआ है, आयत सिर्फ कलाकारों को दर्शा रहा है ना, ये कलाकार। अब प्रश्न तैयार है, अब सिर्फ डाटा लिखना है, अंदर अंदर डाटा लिखना। यहाँ एच लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है, और यहाँ पर बी लिखा है, और यहाँ पर ए लिखा है। अब उसने पूछा ऐसे लोगों को कौन सा चीज दर्शा रही है जो ना तो शिक्षक है ना ही कलाकार है, उन्हें कैसा अक्षर दर्शा रहा है? भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? डॉक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डॉक्टर होने चाहिए, ना तो शिक्षक होने चाहिए और ना ही कलाकार होने चाहिए। तो बेटा इस आकृति के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्षेत्र है, वो किसको दर्शा रहा है? ऐसे लोगों को दर्शा रहा है जो ना तो शिक्षक है न कलाकार है। इसका मतलब वो क्या है? ओनली डॉक्टर है।
क्या है बेटा, ओनली डॉक्टर है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सत्य हो जाएगा। उसको दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है कि सर उसको दर्शाने वाला अक्षर हमारा सी है। कौन सा है बेटा, सी यहाँ पर सत्य आंसर हो जाएगा। बड़े ही सावधानी से बनाना है बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मजेदार प्रश्न है, ये लो बेटा, बढ़िया, मजा आ जाएगा, शानदार। ठीक है, चलो भाई बताओ, आगे बढ़ जाएं क्या कि सर मजेदार प्रश्न आ रहे हैं तो आनंद क्यों ना ले लिया जाए ऐसे प्रश्नों का। अगर इनको आप बना के गए तो गारंटी है बेटा, एग्जाम तो क्या, ये बीएसटीसी तो क्या, आप आने वाले कई एग्जामों को फोड़ोगे। इनसे संबंधित प्रैक्टिस और करनी है, उस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस और करनी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। मैं बोलता हूं बेटा हमेशा कि आप अगर पेन और नोटबुक लेकर बैठोगे और सारे नोट्स जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखते रहोगे तो जरूरत एक दिन बिल्कुल बेटा आप जरूर अगली बार बीएसटीसी की तैयारी के लिए नहीं, बीएसटीसी के छात्रों जो तैयारी करेंगे उनको आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छे और मैनेज तरीके से एक प्रयास किया है। तो सभी साथी इसको शेयर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। भाई 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक और विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिकी में 50, रसायन में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 16 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 17 विद्यार्थी रसायन और भौतिकी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, 16 विद्यार्थी भौतिक एवं रसायन पढ़ते हैं। तो सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले बालकों की संख्या क्या होगी। अब की बार मजा आएगा बेटा। टोटल कितने बालक है सर, टोटल बालक है यहां पर 105। कितने बालक है, 105 है। चलो भाई, अपन तो वही गोला बनाते हैं, अपने को तो गोला बनाना आता है सर। 1 2, थोड़ा अलग अलग कलर से लूं ताकि मजा आए आपको। 3 तरह के गोले होंगे। ये लो भाई, इधर बना देता हूं, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला और ये साथी तीसरा गोला। अब इसने बोला कि टोटल कितने हैं, तीनों में मिलाकर कितने हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर 105 होने चाहिए बेटा। 105 से एक भी ज्यादा हुआ तो मामला गड़बड़ है। फिर उसने बोला कम से कम एक विषय में कोई ना कोई पढ़ता है। चलो इसको मैं मैथ बना देता हूं। क्या बना देता हूं भाई, मैथ। यहां पर कितने हैं, 47 है। भौतिकी बना देता हूं, ये मैंने फिजिक्स बना दी भाई। फिजिक्स में कितने हैं आपके 50 है। और केमिस्ट्री बना दी भाई, ये केमिस्ट्री में कितने हैं 52 है। ये टोटल है भाई, ये टोटल है इन गोलों में। उसने बोला आपके कुछ बालक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 16 विद्यार्थी भौतिकी और रसायन दोनों पढ़ते हैं। चलो सर ठीक है, अगर मैं 50 में से 47 में से 16 हटा दूं, जो कि मैं हटा सकता हूं, 47 में से अगर मैं 16 हटा दूं बेटा, तो यहां पर देखो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो भैया। आप क्या लगा सकते हो बेटा, यहां पर इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि सर 16 विद्यार्थी कहां पढ़ते हैं, 16 विद्यार्थी भौतिक और रसायन में पढ़ते हैं। तो बनाओगे, भौतिक और रसायन कहां दिख रहा है सर, ये दिख रहा मेरे को यहां पर। 16 भौतिक और रसायन पढ़ते हैं, 17 गणित और रसायन पढ़ते हैं। ये लिए सर 17 बना दिया और 16 भौतिक और रसायन, ये कुछ इस तरह से बन गए। अब देखो, अब मेरे को क्या करना होगा भाई, यहां से आपके जो 47 वाले आंकड़े हैं, 47 वाले आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को बनाना होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। पहले इन सबको देखो, अगर मैं निकाल दूं 47 में से 105 में से, देखना 105 में से यहां पर इन सबको जोड़ना,
कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन है तीनों में। ये कितना हो रहा है, 16, 17 और 16, टोटल हो गए 16, 16, 32, 32 और 17, 32 और 17 कितने हो गए बेटा सर, 32 और 17 सर यहाँ पर हो रहे हैं 32 प्लस 17 कितने हो रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ, 32 और 17 कितने हो रहे हैं कि सर 32 और 17 यहाँ पर हो रहे हैं आपके 59 विद्यार्थी तो आपको बैठे दिख ही रहे हैं, जबकि इसने बोला कम से कम एक विषय तो पढ़ता ही है। मैं अगर 47 में से 16 और 17 हटा दूं, भाई ये तो गणित में ही आ गए ना, 16 और 17 हटा दूं तो कितना, 47 में से 16 और 17 हो गया आपका, 16 और 17 हो गया 33, 47 में से 33 गया बेटा तो कितना बचा, 14 बचा। ठीक है सर, इसी तरह से मैं फिर 16 और 17 हटा दूं तो आपके रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने, 52, 33 में से 52 गए तो बेटा 19 बचे। ठीक है सर, उसके बाद 16 और 16, 32, 50 में से हटा दूं तो 18 बचे। अब देखना बड़ा मजा आएगा। अब जो आपके सामने दिख रहे हैं 14 दिख रहे हैं सर, 16 दिख रहे हैं, 18 दिख रहे हैं, 17 दिख रहे हैं, 16 दिख रहे हैं और 19 दिख रहे हैं। अगर मैं इन सब विद्यार्थियों को जोड़ूं, अगर मैं सबका टोटल करूं, अभी तक जो बैठे दिख रहे हैं वो, तो 14 और 16 30, 30 और 18 48, 48 और 17 65, 65 और 16 81, 81 और 19 100 हो रहे हैं बेटा। हमारे पास टोटल कितने थे, 105 थे, यहाँ कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। तो सर 105 में से अगर मैं 100 हटा दूं तो वो 5 बचे हुए कौन से हैं, ये तीनों विषय वाले हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों सब्जेक्ट वाले लोग कितने हैं सर, 5 है, भर दो यहाँ पर, भर दो यहाँ पर 5। अब वापस चेक भी करना है, आंसर तो 5 हो जाएगा, तीनों विषय पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही डाटा गलत भी नहीं होना चाहिए, डाटा गलत भी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है कि 14, 16, 18, 17 और ये जब माइनस कर रहे हैं ये भी क्लियर तरीके से होना चाहिए। देखो बेटा 16 और 17 कितना हो रहा है, 33, 47 में से 33 गए तो 14। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही आपका भौतिकी में कितने 50, तो 16 और 16 32, 18 बच गए। इसी तरह से साथ ही यहाँ पर जो है 16 और 17 कितने हो गए सर, 33, 52 में से 33 गए तो 19 बच गए। ये डाटा आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छे से करनी होगी। बाकी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बालक कितने हैं सर, मात्र और मात्र 5 है। ये लो, अगले पर बढ़ जाओ, अगले पर बढ़ जाओ बेटा। खतरनाक प्रश्न इसमें भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तगड़े प्रश्न इसमें भी हो सकते हैं। लो भाई, लो बेटा, शानदार सा प्रश्न है। इसने बोला 25 पर्यटकों का समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी बोल सकते हैं, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते। चलिए भाई, 2 लैंग्वेज है, एक है गुजराती, एक है बेटा मराठी, एक है मराठी। चलो ठीक है सर। अब हम यहां देखते हैं कि उसने बोला 5 व्यक्ति ऐसे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, 5 गुजराती भी बोल सकते हैं और मराठी भी बोल सकते हैं, जबकि 10 गुजराती बोलते हैं, तो 5 तो यहां आ गए, तो 5 बचे। इसी तरह से 12 मराठी बोलते हैं, जबकि 5 तो ये है ना मराठी में, तो 7 बचे। अब टोटल कितने, टोटल बेटा 25 है, टोटल कितने हैं 25 है। उसने बोला ना तो मराठी और ना ही गुजराती, तो गुजराती मराठी बोलने वाले हो ये कितने, 5 और 5 10 और 7 17, गुजराती या मराठी या दोनों में से कोई एक, ये बोलने वाले भाई लोग कितने हो गए, 5 + 5 + 7 17 हो गए सर। 25 में से 17 लोग ऐसे हैं जो या तो मराठी जानते हैं या गुजराती जानते हैं, जबकि इन दोनों लैंग्वेज को इसने बोला जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हो। तो साथ ही अगर मैं 25 में से उन 17 लोगों को हटा दूं जो ना तो गुजराती बोलते हैं ना ही मराठी बोलते हैं, वो आ जाएंगे, उनकी संख्या आ जाएगी 8,
ऑप्शन नंबर आपका सत्य हो जाएगा भाई 3। ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा बेटा कि सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ के करना है इस प्रश्न को। समूह कितने लोगों का है? 25 लोगों का। 10 गुजराती है और 12 मराठी बोल सकते हैं। 5 है जो दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं बेटा, वो 10 में काउंट हो जाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5 ही बचे। 12 है तो 5 इधर आ गए तो 7 बचे। ठीक है, जोड़ो सबको। 5 5 10, 10 और 7 17। टोटल ऐसे विद्यार्थी या ऐसे पर्यटक कितने हैं? 17 है जो या तो गुजराती बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जानते हैं। उसने बोला ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो गुजराती जाने और ना ही मराठी जाने। तो मैं अगर 25 में से इन 17 लोगों को हटा दूं जो या तो गुजराती जानते हैं या मराठी जानते हैं, तो साथ ही पीछे कितने बचेंगे? 8 लोग बचेंगे। वो कोई इन दोनों लैंग्वेज में से नहीं जानता है, वो कोई अन्य ही लैंग्वेज बोलते हैं।